आज होगा हम लोगों के सैंपल पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखो कार्य की 5005 के कितने गुणनखंड हैं। यहाँ पे आपसे गुणनखंड पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखो कि हम लोगों से क्या पूछा गया, 5005, 5005। इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इसके बाद ये कितना से लग जाएगा, 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 310, ये 143 आ जाएगा। और इसके बाद अगर इसको हम लोग कितना से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 13 से। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। इसका मतलब ये कितना आ गया, 5 × 7 × 13 × 11। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5005 के कितने गुणनखंड हैं। तो कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4। ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 - √3 है। तो 4 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इट मींस 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। मतलब कि शेषफल क्या होगा, तो 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले लो। हम लोग मान लेते हैं कि 3 से बड़ी कोई संख्या 5 ले लेते हैं। अब कह रहा है अभाज्य संख्या के वर्ग को, तो अभाज्य संख्या का वर्ग अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहे कि उसे 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। चलो इसको विभाजित कर दो 6 से, तो 6 चौका 24, शेषफल क्या आ गया, 1। यहाँ पे देखो आपको शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। चलो आप कोई और दूसरा नंबर लेके देखो। जैसे यहाँ 5 लिए तो अगला कोई अभाज्य संख्या क्या होता है, 7 ले लेते हैं। हम लोग अगर 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। आप 49 को भी 6 से आप भाग करके देखो, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 लग जाएगा। देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब याद रखना कि 5 यहाँ पे 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होगी, उसके वर्ग को अगर 6 से भाग किया जाए तो शेषफल हर कंडीशन में 1 आएगा। 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद 1x = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब आपको यहां पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में 1x = क्या दिया गया, ये दिया गया आपको x² - x + 4। और आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि के शून्यक अल्फा बीटा है, तब अल्फा बीटा का मान होगा। अब बताओ कि अल्फा प्लस कोई भी हो, द्विघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। यहां पे देखो a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, b किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, और c कितना है, 4 के इक्वल है। यहां पे देखो -b/a जब करेंगे तो इसका मतलब -b, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा 1। बाय बी के प्लेस पे क्या है, ये भी 1 है। 1/1 का मतलब 1 आ गया। 1 किस ऑप्शन में है, तो 1 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। यहां पे आप समीकरण पे ध्यान दो। आपसे पूछा, अब देखो द्विघात समीकरण जब होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c के फॉर्म में होगा। यहां पे देखो फर्स्ट में ऑप्शन में है 4x + 6, तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण ये तो हुआ नहीं। यहां पे है बी नंबर ऑप्शन में x × यहां पे देखो हम चेक करके दिखाते हैं। बी नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है x × x + 3 = x²। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा x² प्लस का 3x = x²। देखो यहाँ पे x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3x बच गया। कहने का मतलब ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण। अब ऑप्शन नंबर सी में चलो। ऑप्शन नंबर सी में आपसे पूछा जा रहा है x² प्लस का 1/x², 1/x²
इक्वल्स टू क्या होगा 2 का। देखो जैसे ही बाय में है इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो यह पावर में क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, इसका मतलब पावर माइनस में हो जाएगा। इस कंडीशन में यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया ax² माइनस bx प्लस सी, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है द्विघात समीकरण का। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है यदि बहुपद x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्यक √7 और -√7 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। तो अगर हम तीसरे शून्यक की बात करते हैं तो इसका तीसरा शून्यक कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 ऑप्शन नंबर बी में है तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 का घात होगा। ऑब्वियस देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, x², ये रहा आपका x² प्लस का 5x और माइनस का 6 बराबर 0। तो मैक्सिमम जो पावर होता है वही तो यहाँ पे घात होगा। तो यहाँ पे घात कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और ax² प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का मूल हो, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, कहने का मतलब a और b, और ये 4 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 4, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहां पहले समझो क्या दिया गया, 4x² माइनस का 11x और प्लस का 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहां पे आपसे सबसे पहले देखो a कितना है, a 4 के बराबर है, b कितना है, b -11 के बराबर है, c कितना है, c 3 के बराबर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब बताओ इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। c यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c आपको दिया गया 3, a आपको दिया गया 4, इसका मतलब इसका सही उत्तर 3/4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 3/4, 3/4 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूलों के गुणनफल एवं योगफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो आप इक्वेशन देखो क्या है। इक्वेशन आपको दिया गया 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप अल्फा बीटा निकालो, चाहो तो अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो और नहीं तो आप फॉर्मूला से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो आपको a यहाँ पे कितना है, a आपको 2 दिया गया, b कितना है, b -5 के इक्वल है, c कितना है, c आपको 0 दिया गया। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप मूलों का योग निकालो, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और -b/a का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, और c/a कहने का मतलब हो गया 0। यहाँ पे c कितना है, c तो 3 है, यहाँ पे c कितना है 3 है, तो ये आ गया आपका 3। ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 3, तो इसको लिख दो 3। अब बाय आ गया a का मतलब हो गया 2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों के योगफल एवं गुणनफल का अनुपात। तो योगफल कितना है, तो 5/2 है, गुणनफल कितना है 3/2 है, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2 अब बट्टा 2 गुने 3। यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया 5/3, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5:3 को हो या इसी को 5/3 को हो। ये किस ऑप्शन में है, ये आपको ऑप्शन नंबर 5:3 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर संख्या के इकाई का अंक y हो
और दहाई का अंक x हो तो अंकों के स्थान पलटने पर अभिज्ज संख्या होगी। अब देखो कि इकाई आपको कितना दिया गया, अगर हम इकाई की बात करते हैं तो यहां पे इकाई आपको दिया गया है y और दहाई अंक क्या दिया गया है, दहाई अंक की अगर बात करते हैं तो ये दहाई अंक आपको दिया गया है x। अब बताओ कि अगर यहां हम लोग संख्या निकालते हैं तो संख्या क्या होता है, जब भी कभी दो अंकों की संख्या आप निकालते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, इकाई को हम लोग 1 से गुना करते हैं, इकाई को 1 से गुना करते हैं और दहाई को 10 से गुना करते हैं। आपका संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा आपका 10x + y। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पे, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई की जगह पे दहाई चला जाएगा और दहाई के जगह पे इकाई चला जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं नई संख्या की अगर बात की जाए, इसका मतलब संख्या अगर हम लोग पलटते हैं तो कौन सा नया संख्या का फॉर्मेशन होगा, तो ये देखो अभी है 10x + y, अब ये बन जाएगा कितना 10y + x। 10y + x किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे चेक करो 10y + x, 10y + x ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका मतलब 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2x + 3y = 5 का आलेख है। यहां पे देखो ये क्या है, रेखीय समीकरण है, एक चर वाले रैखिक, यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहां पे देखो कि इसका जब भी कभी हम लोग आलेख बनाएंगे ये क्या बनेगा, सरल रेखा होता है। तो ये यहां पे आ गया b, इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या b, और ये हो गया आपका सरल रेखा। कौन सा रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान होंगे। यहां पे चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 9x² प्लस का 3kx, kx और प्लस का 4 और ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए ये जो दिया गया कि मूल समान होंगे। अब बताओ कि मूल किस में समान होते हैं, जब d = 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले देखो a आपको कितना है, a 9 के बराबर है, b आपका कितना है, b 3k के बराबर है और c आपका कितना है, c जो है वो 4 के बराबर है। पहले हम लोग d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही d का फॉर्मूला होता है। अब देखो b² कहने का मतलब 3k का होल स्क्वायर और -4ac, -4ac का मतलब 4 × a के प्लेस पे 9 है और c के प्लेस पे 4 है। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 k² लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पे 4 चौक 16, 16 नमे 144, 16 नमे कितना हो गया, 144 हो गया। तो यहां पे देखो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मूल समान होंगे। मूल कब समान होंगे, जब d = 0 हो जाए। इसका मतलब यहां पे d को 0 कर दो, ये आ गया 0 के इक्वल। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, d जब 0 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 9k² जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 144 के। इसका मतलब अगर हम लोग k² निकालते हैं तो k² = कितना हो जाएगा, k² हो जाएगा 144/9। इसको डिवाइड करो, 9 × 9 5 14, 9 6 54, ये कितना आ गया, 16 आ गया। तो अगर हम लोग k निकालेंगे तो ये k कितना आ जाएगा, √16 और √16 का मतलब कितना हो गया, +-4 हो गया, +-4। किस ऑप्शन में है +-4, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एपी में है तो सर्वांतर है। अब पहले इसको लिख लो, क्या सब एपी दिया गया, 0.6, इसके बाद 1.7, इसके बाद 2.8 और इसके बाद 3.9 और ये सब के बारे में आपको बता दिया गया क्वेश्चन में कि ये एपी है। अब आपको इतना पता है कि एपी में जब भी कोई नंबर होता हो या कोई सीरीज है, इसका मतलब सबके बीच का जो सर्वांतर होगा वो समान होगा। और सर्वांतर का मतलब क्या होता है, a2 - a1। तो यहां पे अगर हम लोग जैसे इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, इसको a3 मान लो, इसको a4 मान लो, तो सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सर्वांतर
इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 के प्लेस पे कितना है 1.7 और a1 के प्लेस पे कितना है 0.6 और ये कितना आ जाएगा 7 में से 6 माइनस होगा 1 मतलब 1.1 आ गया। कहीं और दूसरे जगह निकाल के देखो, इसको हम लोग a3 माइनस a2 भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं a3 माइनस a2 और यहां पे देखो a3 कितना है 2.8 है, a2 कितना है a2 1.7 है। अगर इसको माइनस करोगे तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब कहीं भी अगर देख लिया जाए तो सर्वांतर कितना होगा समान होगा और ये कितना है 1.1 है। किस ऑप्शन में 1.1 दिया गया, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, इसका मतलब 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी, देखो 180 का मतलब हो गया समांतर श्रेणी में है। अब देखो अभी हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में उसी को कहेंगे जब सबका सर्वांतर जो होगा वो समान होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन में देखो 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। यहां पे 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा और यहां पे 8 में से 4 को घटा देंगे तो 4 आ गया, सर्वांतर अलग अलग आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका नहीं होगा, यहां पे समझो। दूसरा को देखो 1, 3, 9, 27, 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, ये तो ठीक है। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, सर्वांतर अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ये आपको ए स्क्वायर है, ए है, ए स्क्वायर एक क्यूब है। यहाँ पे देखो ये जो पावर बढ़ते जा रहा है ये भी नहीं है। और हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। जब हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया -10, इसके बाद दिया गया -6, इसके बाद दिया गया -2 और इसके बाद दिया गया 2 और ऐसे ही डॉट 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 आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो माइनस करो। अब मान लेते हैं ये हम लोग का a1 होगा, इसको a2 मान लो, इसको a3 मान लो और इसको a4 मान लो। हमने क्या बताया कि हर जगह सर्वांतर अगर समान होगा उसी कंडीशन में एपी में मानेंगे, मतलब समांतर श्रेणी में मानेंगे। यहाँ पे देखो माइनस करो, अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो -6 में से माइनस हो जाएगा -10। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 और +10, ये कितना आ गया +4 आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस अगर a2 करोगे तो a3 आपको -2 दिया गया और a2 आपको -6 दिया गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं -2 और +6, ये भी देखो 4 आ गया। और ऐसे ही अगर a4 में से a3 माइनस करोगे तो उस कंडीशन में भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। हर कंडीशन में 4 आ गया, इसका मतलब ये जो है 15 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला होता है। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, यहां पे देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 200 पूछा जा रहा है, इसका मतलब n, यही सेम फॉर्मूला पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब n कितना हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसका मतलब 200। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। आपसे कितना पूछा जा रहा है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब n के प्लेस पे कितना पुट कर दो, 200 पुट कर दो। और n प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, तो 200 प्लस 1 हो गया, ये आ गया 200 प्लस 1 और इसको भाग कर दो कितना से, 2 से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 गुने का 201 और बट्टा का 2। यहाँ पे अगर आप भाग करोगे ये आ जाएगा 100 और इसका अगर गुना करते हैं तो 201 के आगे 00 पुट कर दो, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाइयां 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे ही ऊंचाई दे दिया जाता है और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है तो दोनों को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। इसका मतलब दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 3 तिया 9। इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2:3 को हो या 2/3 को हो, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B होगा। यहां पे पहले समझो, एक कोई त्रिभुज है, हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह का कोई त्रिभुज है, इसको आप मान लो A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। अगर देखो यहां पे AB कितना दिया गया, AB आपको दिया गया 6√3 सेंटीमीटर, AC कितना दिया गया, AC दिया गया 12 सेंटीमीटर और BC कितना दिया गया, ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। एक बात बताओ कि हम एक चीज करके देखते हैं, पहले AC के स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के देखते हैं। अगर पाइथागोरस फॉर्मूला सही हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे AC स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर होता है, प्लस का क्या, BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो AB कितना है, ये 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर कर दो, इक्वल्स टू AC कितना था, 12 था, और AB कितना था, ये 6√3 था, इस 6√3 का होल स्क्वायर कर दो। अब प्लस का B कितना था, ये 6 था, इसको 6 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर करते हो, ये कितना आता है, 144 आता है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 और 36 तिया 108 होता है। 6 3 18 का 8 कैरी 1, 3 तिया 9 1 10, ये आ गया 108 और प्लस ये कितना आ गया, 6 6 36। अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं ये आपको दिया गया 144 और ये भी कितना आ गया, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 3 1 4, ये भी आ गया 144। मतलब 144 के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर ये इक्वल हो रहा है तो पाइथागोरस जो है वो एकदम सही हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये उसी कंडीशन में संभव है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जब ये समकोण त्रिभुज हो। तो समकोण त्रिभुज में एंगल B कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ये आपको ऑप्शन नंबर A में दिया गया समकोण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए चित्र में AD का मान B है, B तथा C के, कह रहे कि AD का मान B तथा C के पदों में कौन सा होगा। तो अगर AD का मान B तथा C के पदों में पूछा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, BC/√B² प्लस C²। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो 20 का सही उत्तर लिख लो ऑप्शन नंबर A।